नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो हम लोग जैसे आदिकाल पढ़ चुके हैं, तो अब जैसा कि मैंने बोला था कि प्रत्येक जो विभाजन रहेगा, जैसे आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, तो हम प्रत्येक बिंदु को विस्तार से करेंगे, ट्रिक के माध्यम से करेंगे और अंत में प्रत्येक बिंदु पूर्ण होने के बाद हम प्रश्नोत्तर रखेंगे ताकि हमारा मूल्यांकन हो सके और साथ में हम जान सके कि हमारी क्या स्थिति है, भी हमने जो पढ़ा है उससे हमने क्या ग्रहण किया है। तो उसी को देखने के लिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आदिकाल की प्रश्नोत्तरी। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है। सभी तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं कोशिश की है कि कुछ प्रश्न इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो संकलित किए जाएं। तो देखते हैं आप लोगों की क्या स्थिति है। आप लोग भी आज देख सकते हो इन प्रश्नों को। देखते हैं आदिकाल। थोड़ा सा जब तक मैं पढ़ता हूं उतना ही आपके पास समय है, आप देख सकते हो कि आपका कौन सा सही है कौन सा नहीं। वे प्रथम विद्वान कौन थे? वे प्रथम विद्वान कौन थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। वे प्रथम विद्वान कौन थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो अपभ्रंश थी, जो हिंदी का जो क्रम है वो है किस तरह से। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश का रहता है और अपभ्रंश से हिंदी निकली थी। और इसी के अंदर अनेक इसकी उपभाषाएं वगैरह हो जाती है। तो अपभ्रंश, तो अपभ्रंश और हिंदी का जो संधि काल था उस काल को अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो वो उन्हीं नामों में से एक था उत्तर अपभ्रंश। मतलब जो उत्तर अपभ्रंश था, अपभ्रंश का जो उत्तर काल था उसको उन्होंने पुरानी हिंदी दिया था। तो किसने दिया था पुरानी हिंदी नाम? तो मैं आपको बता देता हूँ, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो हिंदी से संबंधित, उसमें ये प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी, हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने। अभी देखते हैं दूसरा प्रश्न। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जो प्रकरण से तात्पर्य काल विभाजन हो गया, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो साहित्यकार है उसने अपने साहित्य को लगभग अलग अलग प्रकरणों में, किसी ने भागों में, किसी ने खंडों में, इस तरह से विभाजित किया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो कौन सा था हिंदी साहित्य के इतिहास? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा गया था वो? 1938 ईस्वी में। कब लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में। कितने भागों में था वो? आपको बता देता हूं, 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। कौन कौन से भाग थे अभी बताते हैं आपको। 7 कौन कौन से भाग थे? सबसे पहले आता है, जब भी कोई भाग पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि आदिकाल, जो इनका काल विभाजन है वो ध्यान रखना है। क्योंकि काल विभाजन जब हुआ था तो उसके अंदर इन्होंने एक तो आदिकाल का नामकरण आ जाता है, वो याद रखना है। एक जो काल विभाजन हुआ था वो याद रखना है कि काल विभाजन में अलग अलग लोगों ने प्रत्येक काल को अलग अलग नाम दिया है। किसी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है, किसी ने वीरगाथा काल कहा है, किसी ने संक्रमण काल कहा है, किसी ने अंधकार काल कहा है, किसी ने उद्भव काल कहा है, किसी ने आधार काल कहा है, अलग अलग, ठीक है ना। तो वही नाम याद रखना कि इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था। सबसे पहले आता है संधि काल, संधि काल। दूसरा, इनको 2 भागों में बांटा था इन्होंने आदिकाल को। दूसरा इसका आता है, इनका आता है चारण काल। 3 नंबर पर आता देता है भक्ति काल की अनुक्रमणिका। दूसरा आता है इनका, तीसरा आता है भक्ति काल की अनुक्रमणिका। और 4 नंबर पर आता है भक्ति काल। 5 नंबर पर आता है प्रेम काव्य।
जिसे हम सूफी काव्य भी कह सकते हैं। 6 नंबर पर आता है राम काव्य और 7 नंबर पर आता है इनका कृष्ण काव्य। तो आपको बता दो इनका जो काल है 750 से लेके 1693 ईस्वी तक ही लिखा गया था। 750 से लेके 1693 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल के 2 भाग कर दिए थे, संधि काल और चारण काल। 750 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक ही इन्होंने लिखा था। अब ये जो 1693 ईस्वी है ये कृष्ण काव्य तक है, और यह जो इतिहास लिखा गया था यह पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का शोध ग्रंथ था। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में लिखा गया था। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा, सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सर्वसम्मति से। अब देखते हैं चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी जो है इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, चंद्रप्रदायी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम क्या माना है? महाकवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रथम महाकवि माना है, और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है, प्रथम महाकाव्य माना है। और आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि किसको माना है? मुंज कवि को माना है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि मुंज कवि को माना है। अब बात आ रही है कि सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है, ठीक है ना? तो ये सर्वसम्मति से नहीं है। आचार्य शुक्ल ने जरूर मुंज कवि माना है, प्रथम महाकवि माना है, इसके अलावा चंद्रप्रदायी के बारे में कोई कुछ नहीं मानता। अब आता है देवसेन। देवसेन को भी प्रथम नहीं माना गया, लेकिन देवसेन की रचना थी, देवसेन श्रावकाचार, जैन कवि थे ये। श्रावकाचार को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है सर्वसम्मति से। क्या माना जाता है? प्रथम कृति। किसको? श्रावकाचार को। हिंदी साहित्य की प्रथम कृति देवसेन कृत। अब देवसेन भी नहीं है, चंद्रप्रदायी भी नहीं है, देवसेन भी नहीं, अब आते हैं सरयपाद। तो सरयपाद को आपको बता दूं कि सरयपाद को प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने इसको प्रथम कवि माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी प्रथम कवि माना है, और सर्वसम्मति से भी सरयपाद को ही प्रथम कवि माना जाता है। तो सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरयपाद को, जिनका काल माना जाता है 769 ईस्वी। कौन सा काल माना जाता है? 769 ईस्वी माना जाता है। और ये प्रथम सिद्ध थे, प्रथम सिद्ध के रूप में, प्रथम सिद्धों के अंदर इनका प्रथम नाम आता है सिद्धों में सरयपाद, सर्वसम्मति से। और इनकी कुल 32 रचनाएं बताई जाती हैं। कितनी रचनाएं? 32 रचनाएं बताई जाती है कि इन्होंने 32 ग्रंथों की रचना की थी। और प्रमुख रूप से हमें जो प्राप्त होती है उसका नाम है दोहा कोश। प्रमुख रूप से हमें जो प्राप्त होती है उसका नाम है दोहा कोश, सरयपाद। नीचे आता है पुष्य यपुंड। इनको शिवशय सेंगर ने, किसने? शिवशय सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। पुष्य यपुंड को शिवशय सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तो ये थे सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। इनकी भी एक लंबी कड़ी है, हिंदी साहित्य में किसको प्रथम माना गया है तो वो एक अलग से वीडियो के अंदर अलग से बताया गया है। यहाँ अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो उस विषय से भटक जाएंगे। आगे आता है हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अभी हमने सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो आपको आता है वह कीजिए। पहले जो आपको आता है उसको कीजिए, और फिर उनका नीचे जो मतलब ये श्रृंखला दे रखी है उससे मिलान कीजिए। हो सकता है कि आपको एक रचना आती हो और उससे ही आपकी बात बन जाए। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो की रचना किसने की थी? किसने की थी? जगनिक ने। परमाल रासो की रचना जगनिक ने की थी। अब आता है बिशलदेव रासो। तो बिशलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नालय ने। बिशलदेव रासो की रचना नरपति नालय ने। अभी हम देखते हैं, जैसे परमाल रासो की हमने किसको बताया है? जगनिक को। तो ए का है 3, ए का 3 इसमें है, इसी से अपनी बात बन गई। उत्तर क्या आ गया? ए। उत्तर क्या है इसका?
ए है। मतलब परमाल रासों की रचना किसने की थी? जगनिक ने। और ए का 3 किस में है? सिर्फ ए में, और किसी में नहीं है। तो अगर हमें एक भी रचना, तो ऐसा लक भी हो जाता है कभी कभी कि हमें एक ही रचना याद होती है और उससे हमारी बात बन जाती है। ऐसा भी हो जाता है, अक्सर नहीं हो पाता लेकिन हो जाता है। तो इस तरह से भी बात बन जाती है, लेकिन फिर भी अपने इनको कर लेते हैं। क्या रहेगा ये कि परमाल रासों की रचना किसने की थी? जगनिक ने। बिशल देव रासों की रचना नरपति नालय ने। विजयपाल रासों की नरसिंह भट्ट ने। और प्राकृतम पेंगलम की लक्ष्मीधर ने। ये थे इनके रचनाकार। अब हम आते हैं और उत्तर हुआ इसका ए। ठीक है, उत्तर हुआ इसका ए, बै का 4, से का 2 और दे का 1। ये था इनके उत्तर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब है हमारे सामने 5 नंबर प्रश्न। कथन है ये, आपने अभी परीक्षा हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें देखा होगा बहुत सारे कथन आते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि अपने अधिक से अधिक कथनों पर काम करेंगे, अधिक से अधिक कथन। और कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा। सभी हिंदी साहित्य के इतिहास और पढ़कर और उसमें से प्रश्नों को निकालकर आपको करवाने का प्रयास किया जाएगा कि प्रश्न कहीं से भी आ जाए। और हम तैयारी अभी से लग चुके हैं, अब हम तैयारी लग चुके हैं और जब तक एग्जाम होगा तब तक हम एक एक बात आपको रटा दी जाएगी। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ने की जगह बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। उपयुक्त कथन किसका था? उपयुक्त कथन किसका था बताइए। तो आपको बता देना चाहता हूं, उपयुक्त कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का था। डॉक्टर बच्चन सिंह ऐसे थे जो पहले वाले नाम थे उनका विरोध कर रहे थे, किया था इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। और विरोध के साथ साथ इन्होंने, क्योंकि बच्चन सिंह से पहले क्या था कि आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के इतिहास को ही सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा था, तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के लिए भी कहा था। क्या कहा था कि जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के अलावा कुछ सुझाई नहीं पड़ता, उनको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। क्या लिखा था इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के लिए? कि ये कहते थे कि हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को मानना है, लेकिन उससे हटकर भी कुछ करना है। उसके लिए भी उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर नया इतिहास लिखा जा सकता है। यह कथन किसका था? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में क्या कहते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न ही उसे छोड़कर। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी लिखा था कि जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के अलावा कुछ अन्य इतिहास सुझाई नहीं पड़ता, उनको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। और आदिकाल के लिए उन्होंने बोला था आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? उन्होंने आदिकाल को नाम दिया था अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, जातीय साहित्य का उदय। ठीक है, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया था किन्होंने? बच्चन सिंह ने। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। कथन है, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, बच्चन सिंह का, रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा था बच्चन सिंह ने। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। विद्यापति पदावली को, यह कथन या ये इस तरह से याद रखते हो, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनका कहने से तात्पर्य था कि विद्यापति के जो पद है वो आध्यात्मिक नहीं है। इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या कहा था कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए, जिन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद की तरह विद्यापति के पदों को भी
आध्यात्मिक कहा जाने लगा। विद्यापति के गीत गोविंद की तरह विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक कहा गया है। ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, और ये इसका उत्तर है बच्चन सी है। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। शुक्लानुसार पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय या सर्ग थे? शुक्लानुसार पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय या सर्ग थे? तो आपको बता दूं 69। कितने समय या सर्ग थे? 69 समय या सर्ग थे पृथ्वीराज रासों में। शुक्ल के अनुसार मान लो, या वैसे ही सभी ने सर्वसम्मति से भी इतने ही सर्ग माने हैं। कितने? 69 सर्ग माने हैं। किसमें? पृथ्वीराज रासों में। अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और सभी जानते हैं ये परिभाषा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होगा, और चित्तवृत्ति की इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सभी जानते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। अभी प्रश्न संख्या 9 कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण है? तो आप उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन से थे? कौन थे? किस काल के अंतर्गत आता है ये? यह आता है गद्य साहित्य में। किस में आता है? गद्य साहित्य में आते हैं। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के कौन थे रचनाकार? इसके थे दामोदर कवि। कौन थे? दामोदर कवि। और कितने प्रकरण थे? 5 प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? 5 प्रकरण माने गए हैं। कितने प्रकरण माने गए? 5 प्रकरण। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में गोरखनाथ के सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में गोरखनाथ के सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। ऐसा किसने कहा था? गोरखनाथ के लिए ऐसा किसने कहा था? गोरखनाथ की प्रशंसा करते हुए, गोरखनाथ जो थे नाथ साहित्य के माने जाते हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, और नाथ साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या कितनी बताई है? 28 बताई है। वैसे गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधुओं ने इनकी रचनाओं की संख्या बताई है 9। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनकी रचनाओं की संख्या 14 बताई है। वैसे पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया था। गोरखवाणी का संपादन किया था, कब किया था? 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में। उसमें वर्णन तो 40 रचनाओं का है, क्योंकि गोरखनाथ की कुल कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 40 रचनाएं मानी जाती हैं। कितनी? 40 रचनाएं माने जाते हैं। तो नाम तो उसमें 40 का लिखा हुआ है, लेकिन प्रमाणिक जो है वो सिर्फ उन्होंने 14 को ही बताया है। प्रमाणिक रचनाएं उन्होंने 14 को ही बताया है, जिसमें से ज्ञान सभी को प्रकाशन भी करवाया उन्होंने, केवल ज्ञान 34 का उन्होंने प्रकाशन नहीं करवाया है। और बच्चन सिंह ने इनकी रचनाओं की संख्या मानी है 35। बच्चन सिंह ने गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 35 मानी है। अलग अलग काल का माना है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का माना है। आचार्य शुक्ल इनको पृथ्वीराज चौहान के समय का मानते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के सिवाय कोई दूसरा नहीं हुआ। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है इसका ए।